हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रदीप। भारत के संविधान के अंतर्गत आज के इस वीडियो के अंक में हम संविधान के भागों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान के कौन से भाग के तहत किस तरह के उपबंध को शामिल किया गया है और क्या चीज़ें यहाँ पर हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो के अंक को। वीडियो के संदर्भ में किसी भी तरह के सुधार को लेकर अगर आपके पास कोई सुझाव हो या वीडियो में किस तरह की जानकारियों को देखना आप पसंद करते हैं, इस पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो के अंकों में हम आपके सुझावों के आधार पर सुधार करते हुए बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो के अंक की। भारतीय संविधान के भागों को जानने से पहले यहाँ पर हम आज एक विशेष दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस पर कुछ जानकारी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। बहुत बार दिवसों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हालांकि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का संक्रमण लगातार विश्व के तमाम देशों में फैलता जा रहा है और इसी दौरान आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और भारत चीन की सीमा पर तैनात जो आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जो जवान हैं, उन्होंने योग करते हुए एक अदम्य साहस, शक्ति और देश के प्रति समर्पण का भाव उन्होंने दर्शाया यहाँ पर। और उन्होंने यह दिखाया कि योग के द्वारा हम किस तरह से स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं और किस तरह से अपने मन और शरीर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सीख है हमारे लिए। और वर्तमान समय में जैसा कि लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है, तो इसी वजह से इस साल जो है किसी भी तरह का योग दिवस पर सामूहिक कार्यक्रम या किसी भी तरह का आयोजन नहीं किया गया। और प्रत्येक वर्ष 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, उसका एक विषय चुना जाता है। इस वर्ष का जो विषय है, जो इस वर्ष की थीम है, 2020 के लिए जो थीम चुनी गई है, वह घर पर करें योग और परिवार के साथ करें योग, योग एट होम एंड योग विथ फैमिली को चुना गया है। तो ये थीम, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के लिए भी और वैसे भी आपको सामान्य सी जानकारी के लिए भी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप योग से जुड़े हुए हैं, योग आप करते हैं या योग का आपके जीवन में थोड़ा-सा भी महत्व है, तो ये सारी जानकारी आपको एक बेसिक समझ के तौर पर पता होनी आवश्यक है। अगर योग के बारे में अन्य जानकारियों की अगर हम बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के भाषण में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की अपील करी थी। उसके बाद अमेरिका के द्वारा योग दिवस को लेकर के एक प्रस्ताव पेश किया गया और जब अमेरिका की संसद में यह प्रस्ताव पेश हुआ, पारित किया गया, तो उसके 90 दिनों के अंदर 177 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पारित किया और उस पर अपनी सहमति जताई यहाँ पर। और इस प्रस्ताव को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 69वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान इसको पढ़ा गया था और जो कि इन उद्घाटन संबोधन था, कह सकते हैं कि योग दिवस पर। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाए जाने की जो स्वीकृति मिली थी वह 11 दिसंबर 2014 को दी गई थी। तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने पर सहमति हुई। और जो योग का उद्भव है या कह सकते हैं योग का जो जननी है वो भारत रहा है, भारत इसका जनक रहा है। भारत में जो है कि योग का इतिहास जो है बहुत ही लंबा रहा है। तकरीबन अगर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पर 2000 वर्ष पुराना योग का इतिहास रहा है भारत के संदर्भ में। और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा सबसे पहले योग की यहाँ पर शुरुआत की जाती है। और स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में शिकागो पर विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन पर जब इन्होंने भाग लिया था,
1893 में। तो 1893 में इन्होंने अपने शिकागो भाषण में योग के महत्व को बताया हुआ था, और योग का जो संदेश था वो पूरे विश्व को इन्होंने दिया हुआ था। योग पर जो आधारित प्राचीन पुस्तकें हैं वह आज भी आप जो भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय हैं, लाइब्रेरियां हैं, वहां पर आप इनको देख सकते हैं, और इससे आप महसूस कर सकते हैं कि योग का कितना महत्व है और प्रकृति की यह एक अमूल्य धरोहर हमारे लिए मानी जाती है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बार का जो योग दिवस का जो विषय रहा था, हमने आपको बताया था योग एट होम एंड योग विद फैमिली है, और इसको अगर हिंदी में अगर हम देखते हैं तो घर पर करें योग और परिवार के साथ करें योग को चुना गया है। इससे पिछले वर्ष 2019 का जो योग दिवस का जो विषय चुना गया था, क्लाइमेट एक्शन को चुना गया था। उससे पहले 2018 को का जो योग दिवस था उसका विषय योगा फॉर पीस को चुना गया था। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 2019 और 2020 का जो योग दिवस का विषय है, जो थीम है, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इंडिया गेट, भारत नई दिल्ली पर इंडिया गेट पर स्थित नई दिल्ली इंडिया गेट पर स्थित जो है कि जगह पर ये योग दिवस मनाया गया था, पहला योग दिवस 21 जून 2015 को। और इस दिवस का जो विषय चुना गया था इस वर्ष का 2015 का, उसमें योगा फॉर हार्मी फॉर एंड पीस को चुना गया था। ठीक है। और पहला जो योग दिवस था, जैसा कि हमने आपको बताया, इंडिया गेट नई दिल्ली पर आयोजित किया गया था, और यहाँ पर जो है कि 35 मिनट का ये कार्यक्रम हुआ था, और इसमें लगभग जो है कि 21 आसन किए गए थे, जिसमें लगभग देख सकते हैं कि 35,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे, और 84 देशों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया था, यानी कि 84 देशों के सदस्यों ने यहाँ पर भाग लिया हुआ था। और इस आयोजन को गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, जो कि एक विशेष उपलब्धि यहाँ पर रही हुई थी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें योग को लेकर के थी। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर, जिसमें हम बात करें संविधान के भागों को लेकर के और उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं। पहले भाग की अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो पहला जो भाग है उसमें संघ यानी कि भारत और उसके राज्यों क्षेत्र के बारे में जानकारी हमें दी गई है, और कहा गया है कि जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा। यह जानकारी हमें भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के मध्य मिलती है। भाग 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नागरिकता के प्रावधान है। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के मध्य नागरिकता के प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, और इसमें बताया गया कि कोई अगर विदेश का व्यक्ति है, बाहरी देश का व्यक्ति है, तो वह किस तरह से भारत में आकर के नागरिकता ले सकता है, भारत का नागरिक वो बन सकता है, या भारत का व्यक्ति कोई विदेश में जाकर के नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता कैसे ली जाती है। इन सभी चीज़ों पर हम अपने आने वाले वीडियो के अंकों पर विस्तार से चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है। भाग 3 की बात करते हैं तो इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि 6 मुख्य रूप से मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। तो इन मौलिक अधिकारों की जानकारी हमें भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के मध्य वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हमारे वर्णित किए गए हैं। भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं, और यह अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के मध्य वर्णित है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो राज्य को कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य किस तरह से बनाया जाए, इसकी दिशा में मार्गदर्शन करता है उसका, यानी कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में राज्य का पथ प्रदर्शक का कार्य करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य वर्णित है। भाग 4 का ही एक अन्य भाग है, इसी का उपभाग कह सकते हैं, कि भाग 4 का ए। ठीक है। और इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है, और 11 है यहाँ पर मौलिक कर्तव्य हैं। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आगे इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। और ये 51 के ए के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है। भाग 5 की बात करते हैं
तो भाग 5 में संघ सरकार यानी कि हमारी संसद, हमारी कार्यपालिका के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 के मध्य वर्णित किया गया है। और इसमें जो कार्यपालिका के बारे में जानकारी मिलती है कि कार्यप्रणाली किस तरह से होगी, क्या-क्या चीज़ें उसमें होंगी, तो इसकी जानकारी हमें जो है कि अनुच्छेद 52 से 78 के मध्य मिलती है। संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा के कार्य संचालन किस तरह से पद्धति होगी, किस तरह से निर्वाचन किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद 79 से यानी कि 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 के मध्य मिलती है। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ, यानी कि राष्ट्रपति जो है किस तरह से कानून निर्माण में सहायक होता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 123 पर मिलती है, यानी कि 1 टू 3 पर मिलती है। और संघ की न्यायपालिका, न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट जो नई दिल्ली पर स्थापित है और भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1937 में इसकी स्थापना यहाँ पर की जाती है। और न्यायपालिका की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के मध्य वर्णित किया गया है, जो कि भाग 5 के अंतर्गत ही है। और भाग 5 के ही अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि सरकार के सारे रिकॉर्ड, आय व्यय का खर्चा ब्यौरा यहाँ पर रखता है। और जो भी बजट यहाँ पर जो भी पैसा होता है, भारत जो भी मतलब संचित निधि होती है, तो उसका पूरा का लेखा जोखा यहाँ पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास होता है। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के मध्य मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस पर हम आने वाले वीडियो के अंकों में विस्तार से अभी हम इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है, भाग 2 नागरिकता के संदर्भ में, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्यों पर है, भाग 5 में राज्य संघ के बारे में है, भाग 5 में ही कार्यपालिका यानी कि किस तरह की कार्यपालिका हमारी होगी, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आती हैं, और कार्यपालिका की कौन कौन से अंग होंगे, इस तरह से जानकारी इसमें मिलती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है। संसद लोकसभा राज्यसभा के बारे में जानकारी मिलती है भाग 5 में ही राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। भाग 5 के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, कार्य क्षेत्र यहाँ पर बताए गए हैं। और भाग 5 में ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद वर्णित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भाग 6 की बात करते हैं तो राज्यों से संबंधित इसमें उपबंध किए गए हैं। और सबसे पहले जो राज्यों के संदर्भ में जो जानकारी मिलती है, साधारण तौर पर कह सकते हैं कि 152 में दिया गया है राज्यों के बारे में जानकारी, कि राज्य किस तरह से बनाए जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। और राज्यों की जो कार्यपालिका है, यानी कि विधान परिषद और विधानसभाएं जो हैं, दो तरह की हैं। यहाँ पर विधान परिषद भी होती है, विधानसभा भी होती है। जिस तरह से सेंटर में यानी कि केंद्र में की कार्यपालिका के अंतर्गत हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, उसी तरह से कार्यपालिका की यहाँ पर जो है कि राज्यपाल होता है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री, और वहाँ पर हम देखते हैं कि विधानमंडल और विधान परिषद दो होती हैं ये। तो इनके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 के मध्य मिलती है। राज्य का विधानमंडल, ठीक है, राज्य का विधानमंडल जहाँ पर जो कि विधायक बैठते हैं, जो कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और विधानमंडल में जनता के प्रतिनिधि सीधे तौर पर जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। और विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए व्यक्ति बैठते हैं। ठीक है, हालांकि वर्तमान में 8 राज्यों में यहाँ पर विधान परिषदें हैं और शेष राज्यों में केवल विधानमंडल यानी कि विधानसभाएं ही हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 के मध्य राज्य के विधानमंडलों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किस तरह से निर्वाचन होगा, क्या कार्य होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर वर्णित की गई हैं, क्या उनकी शक्तियाँ होंगी। ठीक है, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 213 में है, और जबकि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कितने में है, 1 टू 3 में है। ठीक है, यानी कि 123 में है। राज्यों के उच्च न्यायालय, यानी कि राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं, और प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय है, और भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय यहाँ पर हैं। ठीक है, और जो छोटे राज्य हैं उन छोटे राज्यों को मिला करके जो है कि कह सकते हैं कि 2 या 3 राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद
214 से लेकर के अनुच्छेद 232 के मध्य यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। तो राज्यों के उच्च न्यायालय कहाँ पर है, या कह सकते हैं कि राज्यों की जो न्यायपालिका है उसके बारे में जानकारी कौन से अनुच्छेदों में मिलती है, तो अनुच्छेद 214 से 232 के मध्य मिलती है, जो कि भाग 6 के अंतर्गत है। ठीक है, और भाग 6 के अंतर्गत ही इस जो जिला न्यायालय होती हैं, अधीनस्थ न्यायालय होती हैं, सिविल कोर्ट जो होती हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट जो होती हैं, कह सकते हैं, तो उनका जो वर्णन किया गया वो अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 के मध्य किया गया है, और ये भी भाग 6 के अंतर्गत ही वर्णित है। ठीक है, भाग 7 की बात करते हैं, तो भाग 7 में राज्य से संबंधित पहली अनुसूची खंड है उसको यहाँ पर कह सकते हैं कि ये निरस्त किया गया है, और ये इसमें कुछ जो खंड ख है उसको यहाँ पर निरस्त किया गया है, जो कि अनुच्छेद 238 के अंतर्गत यहाँ पर किया गया। ठीक है, राज्यों से संबंधित ये इनमें ये अब यहाँ पर निरस्त किया गया है। ठीक है, और भाग 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है, या कैसे संघ और राज्य से क्षेत्र यानी कि नियम कानून कौन कौन से विषय पर राज्य बनाएगा, कौन कौन से विषय पर केंद्र बनाएगा, या कौन कौन से विषयों पर दोनों राज्य और केंद्र मिलकर के बना सकते हैं, उस पर जानकारी यहाँ पर हमें मिलती है। भाग 8 के अंतर्गत कह सकते हैं कि संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची के बारे में जो जानकारी है वो भाग 8 में मिलती है, और ये अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 के मध्य वर्णित है। ठीक है, भाग 9 में पंचायतें हैं, और पंचायतें 243 से लेकर के 243 के अणु तक ये वर्णित की गई हैं। ठीक है, भाग 9 का ही एक उपभाग है, भाग 9 का क, इसमें नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243 के तौ से लेकर के अनुच्छेद 243 के छ तक हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो बात यहाँ पर होती है वह होती है आपकी जो है कि अनुच्छेद 243 का जेड एच से लेकर के अनुच्छेद 243 का जेड टी, यानी कि जो सहकारी समितियां हैं वह भाग 9 के ख यानी कि भाग 9 का ही दूसरा भाग है, यानी कि इसका उपभाग मान सकते हैं इसको। ठीक है, और जिसमें सहकारी समितियों का वर्णन है। ठीक है, सहकारी समितियां कहाँ पर वर्णित की गई हैं, अनुच्छेद 243 के जेड एच से लेकर के अनुच्छेद 243 के जेड टी तक। ठीक है, भाग 10 की बात करते हैं, तो भाग 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में किस तरह से शासन पद्धति चलाई जाएगी, किस तरह से उनके विकास और कल्याण के लिए किस तरह के प्रावधान बनाए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वर्णित की गई हैं अनुच्छेद 244 के से लेकर के अनुच्छेद 244 के क के मध्य ये वर्णित है। ठीक है, 244 से 244 के क के मध्य। ठीक है, भाग 10 में। और भाग 9 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, पंचायतें हैं, और भाग 9 का क में नगर पालिका और 9 के ख में ही सहकारी समितियां हैं। बहुत बार ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अब भाग 11 की बात करते हैं, तो भाग 11 में जो संघ और राज्यों के मध्य संबंध हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी मिलती है, और इन संबंध में वित्त और प्रशासनिक संबंध यहाँ पर हैं। वित्त संबंध की अगर बात करें, जो विधायी संबंध हैं, ठीक है, विधान बनाने से संबंधित जो शक्तियाँ हैं उनकी अगर हम बात करते हैं 243 से लेकर के 255 के मध्य हैं, और प्रशासनिक संबंध की बात करते हैं राज्य और केंद्र के मध्य, तो वह भाग 11 के अंतर्गत ही प्रशासनिक संबंध हैं, जो कि 256 से लेकर के 263 के मध्य हैं। ठीक है, भाग 12 की बात करते हैं, तो भाग 12 में जो है वो आपकी वित्त संपत्ति, उसके साथ संविदाएं, यहाँ पर वाद विवाद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें होंगी। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहले वित्त का प्रावधान है वो अनुच्छेद 264 से लेकर के अनुच्छेद 291 के मध्य है। ठीक है, तो भाग 12 में वित्त से संबंधित प्रावधान है जो कि 264 से लेकर के 291 के मध्य वर्णित किए गए अनुच्छेद में। और भाग 12 के अंतर्गत ही यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये ऋण यहाँ पर होगा। ठीक है, ऋण ऋण लेने का जो प्रावधान है, ठीक है, कोई भी सरकार जो है कि बैंकों से ऋण लेती है, केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है, राज्य जो है कि केंद्र के जो
कह सकते हैं कि जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनके अंतर्गत जो बैंक होते हैं उनसे भी यहाँ पर ऋण लेती है, विदेशों से ऋण यहाँ पर लेती है। ठीक है, विदेशी जो कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं उनसे यहाँ पर ऋण ऋण लेती है। तो उसके जो प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं वह अनुच्छेद 292 से लेकर के 293 के मध्य किए गए हैं। ठीक है, भाग 12 में वित्त से संबंधित जानकारियां यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, और संपत्ति से संबंधित हो और अधिकार में जो बाधाएं, वाद विवाद से संबंधित जो जानकारियां हैं यानी कि जो किस तरह से इनका कह सकते हैं कि कोई भी अगर बाधाएं आती हैं, संपत्ति लेन देन या अन्य तरह के विवाद होता है तो उसका निपटारा किस तरह से किया जाएगा, यह अनुच्छेद 294 से लेकर के 300 के मध्य है। ठीक है, और जो संपत्ति का अधिकार पहले जो है कि 7 अधिकार, मूल रूप से मौलिक अधिकार 7 थे, तो बाद में संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 300 के क में यहाँ पर रखा गया, जो कि भाग 12 में शामिल है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार किसमें है, भाग 12 में है, अनुच्छेद 300 का क। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि भाग 13 में जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार वाणिज्य समागम की चीज़ें हैं, व्यापार से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित जो गतिविधियां हैं, वित्त से संबंधित जो गतिविधियां हैं, उसका प्रावधान अनुच्छेद 200 माफ कीजिएगा 301 से लेकर के 307 के मध्य किया गया। तो 301 से 307 भाग 13 के अंतर्गत राज्य क्षेत्रों के भीतर जो व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां हैं उनके संबंधित प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, यानी कि अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के मध्य यहाँ पर सेवाओं की बात की गई है। भले ही वो राज्य की सेवाएं हैं, राज्य में पीसीएस हो, साथ ही अन्य जो ग्रुप बी ग्रुप सी की जो पोस्टें होती हैं, ग्रुप डी की जो पोस्टें होती हैं, इसके अलावा केंद्र में जो राज्यसभा में होती हैं, ठीक है, आईआरएस होती हैं और आईएफएस होती हैं, आईपीएस होती हैं, आईएएस होती हैं। तो ये सारी सेवाओं के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 308 से 323 के मध्य मिलती है। सेवाओं की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 308 से लेकर के 314 के मध्य है, और इसी के अंतर्गत भाग 14 के अंतर्गत ही लोक सेवा आयोग से संबंधित जो प्रावधान है, यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से संबंधित जो प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं वह अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 के मध्य वर्णित किए गए हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग कौन से भाग में है, भाग 14 में है। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 के मध्य। ठीक है, भाग 14 का ही एक उपभाग है 14 का क, और इसमें अधिकरण है, और जिसमें कि अनुच्छेद 323 के क से लेकर के 323 के ख तक ये वर्णित किए गए हैं। ठीक है, निर्वाचन मोस्ट इंपोर्टेंट है। निर्वाचन भाग जो है कि 15 में है, और ये अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के क के मध्य है। ठीक है, 324 से लेकर के 329 के क तक वर्णित किया गया है निर्वाचन के संबंधित जो प्रावधान है, और ये भाग 15 में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाग 15 में निर्वाचन है। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग के प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 भाग 14 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 16 की। भाग 16 की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ उपबंध यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, जिसमें कि कह सकते हैं जो भाग 16 है उसमें विशेष वर्गों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ग है, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हुआ, वर्गों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, विशेष वर्गों से संबंधित, यानी कि जिसमें एसटी एससी कह सकते हैं, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, या अन्य जो विशेष वर्ग हैं, ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनसे संबंधित प्रावधान है 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 के मध्य। ठीक है, अब जो अगला भाग आता है, भाग 17 आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाग 17। इसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के मध्य है, जबकि संघ की जो भाषा है उसका प्रावधान अनुच्छेद 343 से लेकर के 344 के मध्य है, जो कि भाग 17 में है। ठीक है, भाग 17 में संघ की भाषा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344 में। प्रादेशिक भाषाएं का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद
345 से लेकर के अनुच्छेद 347 के मध्य है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषाएं हैं, साथ ही साथ अन्य जो भाषाएं हैं, उनका जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 348 से लेकर के 349 के मध्य किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से संबंधित जो भाषाओं का प्रावधान है वो कौन से भाग में है, तो भाग 17 में है और अनुच्छेद 348 से लेकर के 349 के मध्य है। ठीक है। विशेष जो है कि निर्देश, भाषाओं से संबंधित विशेष निर्देश अनुच्छेद 348, 349, 350, 351। ठीक है, इन 4 अनुच्छेदों में विशेष निर्देश का प्रावधान है भाषाओं के संदर्भ में कि किस तरह से भाषा का विकास किया जा सकता है और किस तरह से कह सकते हैं कि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, किस क्षेत्र में कौन कौन सी भाषाएं का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अगला जो भाग है भाग 18 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपातकाल का उपबंध इसमें है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 352 से 354, अनुच्छेद 300 जो है कि 55 तक यहाँ पर है राष्ट्रीय आपातकाल, 352 से 355 और 356 से लेकर के 359 तक जो है कि वो राज्यों का आपातकाल है और अनुच्छेद 360 में वित्त आपातकाल है। ठीक है, तो आपातकाल का प्रावधान कहाँ पर है, अनुच्छेद 18 में है, जिसमें राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्त आपातकाल, 3 के 3 आपातकाल भाग 18 में ही वर्णित किए गए हैं, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के मध्य। ठीक है। अगला जो भाग आता है 19वां भाग आता है, जिसमें प्रकीर्णन के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 के मध्य ये वर्णित किया गया है। ठीक है। अगला जो भाग आता है भाग 20 आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाग 20। भाग 20 में जो है कि संविधान का संशोधन वर्णित किया गया है, जो कि अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो संविधान के भागों में, उपबंधों में किस तरह से यहाँ पर संशोधन किया जाएगा, क्या पद्धति रहेगी, किस तरह क्या नियम और शर्तें लागू यहाँ पर होंगी संशोधन को लेकर किसी भी भाग में या किसी भी उपबंध में, तो वो भाग 20 में वर्णित है अनुच्छेद 368 में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब भाग 21 की बात होती है। भाग 21 की बात करते हैं तो इसमें जो है कि वो आपकी अस्थाई और संक्रमणशील, यहाँ पर स्थाई है, स्थाई, संक्रमणशील और विशेष उपबंध यहाँ पर दिए गए हैं और जो कि अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 के मध्य है। ठीक है, तो अस्थाई, संक्रमणशील और विशेष उपबंध कहाँ पर है, भाग 21 में। भाग 22 की बात करते हैं तो इसमें जो है कि संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ, और साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर हिंदी के प्राधिकृत पाठ यहाँ पर हैं और कुछ निरस भी हैं, जो कि अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 के मध्य वर्णित है। ठीक है, तो हमारे मूल संविधान में यहाँ पर थे 12 भाग थे, यानी 22 भाग यहाँ पर थे। ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे और यहाँ पर 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो 8 अनुसूचियाँ यहाँ पर थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भी जो भाग हैं वो 22 ही भाग हैं, अगर उपभागों को छोड़ दिया जाए तो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 14 का क उपभाग है और इसके अलावा यहाँ पर 9 का क, 9 का ख ये उपभाग हैं और इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाग 4 का ए या अ एक उपभाग है। तो ये अगर इन भागों को छोड़ दिया जाए तो मूल रूप से यहाँ पर 22 ही भाग हैं और अनुच्छेद भी उतने के उतने ही यहाँ पर हैं, 395। अनुसूचियों की संख्या में वृद्धि हुई है, 12 अनुसूचियां यहाँ पर हैं। ठीक है, अगले वीडियो के अंक में हम अनुसूचियों पर हम चर्चा करेंगे। मूल रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर 25 भाग हो जाते हैं, 468-65 के आसपास अनुच्छेद यहाँ पर हो जाते हैं। उप अनुच्छेदों को भी अगर मूल अनुच्छेद का भी अगर उप अनुच्छेद जोड़ दिया जाए और जो अनुसूचियां हैं वो 12 की 12 ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिए, जो भाग 7 का क यहाँ पर ख यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और इसका जो संशोधन किया गया है वो 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में जो किया गया था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो भाग 7 का जो ख था उसको कब जोड़ा गया है, 7वें संविधान संशोधन 1956 में। ठीक है, जो भाग 4 का क था उसको कब जोड़ा गया है, तो इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जो कि मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। और जो नगर पालिकाएं, पंचायतें वगैरह हैं, सहकारी समितियां हैं,
वह जोड़े गए हैं आपके क वाला जो भाग था, जो नगर पालिकाएं थी, नगर पालिकाएं जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 1992 में। और जो सहकारी समितियां थी वह कब जोड़ी गई हैं, वो 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ी गई, ठीक है। सहकारी समितियां 2011 में जोड़ी गई हैं, नगर पालिका 1992 में यहाँ पर जोड़ी गई हैं, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कब जोड़े गए हैं, 1976 में जोड़े गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश करी इस वीडियो के अंक में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं संविधान के भागों को लेकर के आपके सामने रखने की। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंक में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपनों का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई पर नियमित फोकस बनाए रखें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंक में। जय हिंद, जय भारत।